हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के मुख्य बातें, जो कि पिछली क्लास में कुछ बच गया था। तो जो बचे हुए पार्ट था, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमें निर्देशांक में से क्या होता है कि चतुर्भुज की निर्देशांक बिंदु दे रखा होता है, त्रिभुज का दे रखा होता है। वहाँ पर हमें क्या पूछा जाता है कि आप इसमें से बताएं ये निर्देशांक के माध्यम से, उसकी दूरी के माध्यम से ये चतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा। इन सारे कंडीशनों को भी पूछा जाता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक नोट्स के रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज के गुण किसके बारे में पढ़ना है कि जो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र होगा, तो उन चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र में से क्या क्या आ सकता है बच्चा? तो हो सकता है आपका आयत आएंगे, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा। ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये कब आयत होता है, कब वर्ग होता है और कब समांतर चतुर्भुज होता है। इन्हीं सारे विशेषताओं के बारे में आज चर्चा होगा। तो चलते हैं। तो यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होता है, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण बराबर हो। क्या क्या बराबर हो रहा है बच्चा? तो सम्मुख भुजाएं तथा विकर्ण दोनों बराबर हो रहा हो तो वह एक क्या होता है, वह एक आयत होता है। ठीक है बच्चा। तो कहने मतलब है कि आपकी एक आयत के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? एक आयत में आपका ये विकर्ण तो बराबर होना ही चाहिए और सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या जानते थे कि सम्मुख भुजा बराबर हो गया तो आयत हो गया? नहीं, तो सम्मुख भुजा के साथ साथ आपका विकर्ण भी बराबर होगा, तभी आपका वो आयत कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग ये तो भुजा के रिलेटेड से बच्चा, ठीक है। अब ये कोण की वजह से, कोण में तो क्या प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सारे भुजाओं को लेकर चलेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर से आप क्या निकालते हैं? किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहने मतलब है उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आपका संबंध है कि किसी त्रिभुज की भुजा या फिर किसी चतुर्भुज की भुजा के बारे में आप जानते हैं, साइड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, आपके आयत के बारे में। तो आप लोग जान गए कि सम्मुख भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर हो, ये दोनों चीज़ें यदि बराबर होंगे तभी हम आयत बोलेंगे। कभी उस पिक्चर को क्या बोलेंगे, उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। तो फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हो, क्या है कि सभी भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो। यहाँ पर क्या था बच्चा कि सम्मुख भुजा बराबर था और विकर्ण बराबर था, पर यहाँ क्या आ गया कि सभी भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? तो वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग बोलते हैं। तो कहने मतलब है कि आपके सारे भुजा बराबर होनी चाहिए और सब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये आपका वर्ग होता है, यानी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चा? आपका स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानेंगे हम लोग कि यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, किसमें? तो चतुर्भुज में, क्योंकि चार भुजाओं के बारे में मैंने चर्चा उठाया है, तो त्रिभुज के भी नहीं उठाया बच्चा। यहाँ पर लिख दे, हेडिंग दे रखा है कि चतुर्भुज के गुण धर्म के बारे में जान रहे हैं। तो चतुर्भुज की भुजाएं यदि बराबर हैं, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या कहता है? यदि चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजा बराबर हो, यानी आमने सामने की केवल भुजा बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे, ना कि वो आयत कहलाएंगे। क्योंकि आयत होने के लिए क्या चाहिए? आयत होने में हमें विकर्ण भी बराबर चाहिए, पर यहाँ पर विकर्ण का चर्चा नहीं बचा। क्या कहता है? केवल सम्मुख भुजा बराबर हो तो वह क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो। यहाँ पर क्या आ गया कि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा? एक समचतुर्भुज कहलाएगा, परंतु वह वर्ग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा बच्चा? क्योंकि वर्ग होने के लिए आपको क्या चाहिए? तो भुजा तो बराबर चाहिए ही,
पर आपको विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा, चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज हो गया, और विकर्ण बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे बच्चे कि यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो, यहाँ क्या आ गया, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, क्या कहता है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, क्या कहता है, विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, परंतु आयत नहीं होगा, परंतु क्या होगा, आयत नहीं होगा। यदि यहाँ का विकर्ण क्या है, आपस में बराबर नहीं है, और ये आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो क्या कहलाएगा, ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, परंतु आयत नहीं कहलाएगा। यहाँ से आप लोगों का ये भी कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा बच्चा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का आपको क्यों करा रहा है, क्योंकि इस कारण से करवाना पड़ रहा है बच्चा कि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है बुक में एनसीईआरटी पैटर्न पे, या फिर आप जो भी एडिशनल बुक पढ़ते हैं तो उसमें से आपको निर्देशांक पॉइंट दिया गया है, उसमें पूछा जाता है कि आप इनकी दूरियों के बीच के बारे में निकालने, और इनकी दूरियों से निकालने के बाद आप बताएं ये कौन सा गुणधर्म को पालन करता है चतुर्भुज में, त्रिभुज में, सारी चीज़ में। पर त्रिभुज आप आसानी से समझ सकते हैं, पर चतुर्भुज में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसी कारण से मैंने इस कार्य को क्या लगता है एक पॉइंट में उठा रखा है। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि यदि सम्मुख भुजा बराबर तब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, परंतु आयत नहीं कहलाएगा। ये सारा पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव टर्म में भी देखने को मिलता है बच्चा। ठीक है, कि दे देगा, इसका स्टेटमेंट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ये वर्ग है, ये आयत है, समचतुर्भुज है, ठीक है, कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये सारे आपको स्टेटमेंट देने के बाद क्या करता है, ऑप्शन डाल देगा। तो यदि आपको ये पॉइंट्स पता नहीं होगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। इस प्रकार से क्या होगा कि आप वहाँ से क्वेश्चन छोड़ के चलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को तैयारी करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि सारा निर्देशांक पॉइंट, निर्देशांक ज्यामिति का मैंने मुख्य बातें यहाँ पर ही करा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग संरेख बिंदु के बारे में। संरेख बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि संरेख बिंदु क्या होता है। कहता है क्या, एक ही तल में, एक ही तल मतलब एक ही लाइन में, एक ही तल में स्थित 3 बिंदु संरेख ही कहलाते हैं। कहने मतलब है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए रखा है कि एक ही तल यानी एक ही सरल रेखा पर 3 बिंदु यदि होते हैं तो वो तीनों बिंदु क्या कहलाता है, संरेखी कहलाते हैं, यदि वे एक समान ऋजु रेखा पर स्थित है। ऋजु रेखा कहने मतलब है आपका सरल रेखा। ठीक हो जाए, और सरल रेखा पर कितना डिग्री एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोग ये पढ़े होंगे, आपके 9th 8 का चैप्टर 8 9th का ही पार्ट है। ठीक है, फिर कहता है क्या कि किन्हीं 2 लंबाई का योग, क्या कहता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किन्हीं 2 लंबाई का योग तीसरी के बराबर हो। तीसरी क्या, तीसरी लंबाई, तीसरी भुजा। ठीक है, किन्हीं 2 लंबाई का यानी किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लंबाई का योग, कहाँ पर, निर्देशांक ज्यामिति में से, किन्हीं 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्यामिति के बीच के लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी लंबाई के बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे, तो संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख होंगे। कहने मतलब है आपका ए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक यानी ए बी का बीच की दूरी, और बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, बी सी के बीच की दूरी। तो यदि ये दोनों को जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी, यदि दोनों को जोड़ ए बी प्लस बी सी को जोड़ने के बाद यदि ए सी के बराबर आता है तो वो क्या कहलाता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो वो संरेख होता है। क्या होता है, तो वो संरेख हो जाता है। एक इसका और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे कि संरेख बिंदु निर्देशांक से, संरेख बिंदु निर्देशांक से बने, कहता है त्रिभुज। अब त्रिभुज में से कितने निर्देशांक होगा, 3 निर्देशांक होगा, क्योंकि इसमें 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष होता है। एक शीर्ष ऊपर वाला है, यहाँ और यहाँ, ये 3 शीर्ष होता है, तो 3 निर्देशांक बनेगा यहाँ पर, यानी ए बी सी का जो भी नाम लिख सकते हो, पी क्यू आर ए बी सी डी, जो भी नाम लिखो इसमें, तो कहता है संरेख बिंदु निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका 0 होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से आप इन सारे चीज़ों को भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट्स कर लीजिए, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आप लोग बीच में चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिलते रहेगा कि आप लोगों को क्लास देने में। ठीक है बच्चे, और
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड जगेंगे और एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलते हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में, मुख्य बातों में से। अब आपका मुख्य बातों में से क्या क्या रह गया बच्चा कि आपका रह गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब निर्देशांक ज्यामिति में से दे रखा रहेगा आपको निर्देशांक पॉइंट, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और सेक्शन वाला टर्म दे रखा होगा तो उससे कैसे निकालें हम लोग। तो एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। तो त्रिभुज तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करता हूँ, ठीक है। चतुर्भुज में ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि कन्फ्यूज होता है बच्चा, और कन्फ्यूज होने का कारण होता है कि त्रिभुज बराबर दिमाग में आते रहता है, पर चतुर्भुज के बारे में ये सारी चीज़ों को पॉइंट्स भूल जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि उन चीज़ों के ऊपर डाउट जगता है, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये त्रिभुज में से क्या कहता है कि यदि आपको कोई त्रिभुज की भुजा का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x2 y2 और x3 y3, तो इस प्रकार यदि आपको निर्देशांक दे रखा होगा ना, तो पूछा जाता है कि बिंदु ए वाला बिंदु बी का निर्देशांक बिंदु सी के निर्देशांक से दूरी ज्ञात करें और बताएं ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो आपको ये आसान से पता चल जाएगा बच्चा। यदि मान के चलो कि ए बी का दूरी बराबर बी सी का दूरी बराबर सी ए का दूरी सेम हो जाए, ये कैसा होगा, सभी भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये भी पूछा जाता है बच्चा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है ये, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। यदि इसमें से बोल देगा क्या कि दो भुजा बराबर है, दो भुजा आपका बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी है और नॉट इक्वल टू सी ए है, तो ये कैसा है, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु है, ठीक है। इसमें से कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, पर ये लोग कोई का बच्चा क्या होता है कि नहीं पढ़ा होता है, इसकी परिभाषा नहीं जानता है, तो वो भी दिक्कत पड़ जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये सारे आपको निर्देशांक दिया रहेगा और निर्देशांक से आपको दूरी सूत्र से सारा चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। यदि इसमें दे देखा गया ए बी नॉट इक्वल टू बी सी आएगा, नॉट इक्वल टू सी ए होगा, तो क्या होगा, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, विषमबाहु होगा, ठीक है। ये सारा आपको विषमबाहु, ये सारा पॉइंट क्या हो जाए कि छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप लोग डिफिनेशन यदि पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो आप लोग अच्छे तरह से याद, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है बस सर कराते रहिए, अपना कुछ ध्यान ही नहीं देता है, तो इस कारण से नहीं चलेगा बच्चा। तो आप लोग ये भी नोट्स कर लो। चलते हम लोग अब कहाँ, तो विभाजन वाले टर्म को देख लेते हैं। विभाजन जानने से पहले क्या आप लोग क्षेत्रफल पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि निर्देशांक पॉइंट दे देगा तो क्षेत्रफल निकालने के तो हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे। पहले हम लोग देखिए, यदि आपके पास कोई त्रिभुज दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको ये त्रिभुज मिल गया, मान लो ये ए त्रिभुज है, ये बी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट है, और आपको ये निर्देशांक दे रखा होगा कि ये एक्स का x1 और y1 का निर्देशांक है, और ये x2 और y2 का निर्देशांक है, और ये x3 और y3 का ये निर्देशांक पढ़ देगा, ठीक है। और इसमें से बोला जाएगा बच्चा कि आपको ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल रटेंगे, तो रटना तो है नहीं, कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर हाफ लगाया मैंने, और हाफ लगाने के बाद हम x1 से चलेंगे, ठीक है। हम दो तरीका इसका बताएंगे बच्चे, दो तरीका बताएंगे इसके क्षेत्रफल निकालने का। तो x1 चलते हैं, ठीक है। तो x1 को जैसे मैंने यहाँ पर लिया, छोटी ब्रैकेट फिर यूज करेंगे, तो इसे x1 वाला टर्म यहाँ से लिया ना, इसको सारे को छोड़ देंगे, फिर x वाले टर्म को ही छोड़ देंगे। यहाँ तो दोनों छूटा, पर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x को छोड़ेंगे, इस x को छोड़ेंगे, तो x1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 2 वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर x वाले को, यहाँ पर x जैसे लिया तो x को दोनों में छोड़ दिया, किसको लिया तो y वाला लिया, पर काउंटिंग करेंगे कहाँ से 1 2 3, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, अब x1 को छोड़ यहाँ पर ले रखा था, अब लेंगे x2 को, जब भी लेंगे तो इंटू वाले टर्म में से x2 को लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, छोटी ब्रैकेट डालेंगे, तो जैसे जिस निर्देशांक का मैंने x को टर्म लिया यहाँ पर इंटू में, तो उस निर्देशांक को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 3,
तो y3 कौन सा, तो y3 और माइनस में क्या करेंगे, y3 के बाद यहाँ पे जाएंगे 1 के पास, ठीक है। तो y3 माइनस y1, ठीक है, ये बन गया। फिर क्या आएगा, x1 उठ गया, x2 उठ गया और प्लस यहाँ डालेंगे, बचा क्या मेरे पास x3, ठीक है, x3 और ये स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। फिर देखो x3 को जब पूरा टर्म छोड़ देंगे, चलेंगे किसके पास, तो 3 के पास, फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 से फिर क्या 1, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इस प्रकार से आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो हम एक दूसरा तरीका ये भी जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, ठीक है। एक और तरीका, या यहाँ पर और नहीं लिख करके हम या लिखते हैं, ठीक है। या में हम बताते हैं बच्चा, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। ये हाफ लगाना, अब देखना यहाँ पर कितना आसान से निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसको याद करने का भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि पहले जो ऊपर वाला कॉलम लिखेंगे वो 1 वाला टर्म लिखेंगे नहीं, x1, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे x2 यानी x वाला टर्म को, फिर x3, ठीक है, x यानी 1 2 3, फिर लिखेंगे यहाँ पर y1 y2 और y3। फिर जैसे हम 3 टर्म लिखेंगे इसी को एक बार रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे x1 और यहाँ लिखेंगे y1, ठीक है। पर इसको ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जब ऊपर से नीचे पर ले आएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे x1 y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेंगे क्या, प्लस वाला टर्म को क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस वाला टर्म को सिंबल करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्लस वाला टर्म को सिंबल करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्लस वाला टर्म को करेंगे। पर हम चलेंगे कैसे, ये देख लेना। यहाँ हम लिखते हैं फिर से कि हाफ ये x1 y2 क्या आएगा, प्लस में x1 और y2, ठीक है। जब जैसे x1 y2 हो जाएगा तो उसी तरह से हम y1 को गुना करेंगे, तो y1 नीचे से ऊपर x1 y2, तो y1 और x2 मल्टीप्लाई होगा बच्चा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो इसके साथ ये साइन किसका होगा, माइनस का, क्या करेंगे, माइनस का, तो यानी कि y1 और x2, ठीक है। तो कहने मतलब हो गया आपका क्या, यदि ऊपर से नीचे गुना कर रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, x से करेंगे। एक्सिस कौन सा, जब भी पढ़ते हैं किसी भी निर्देशांक को तो कहाँ से करते हैं हम लोग, x y, किसी भी निर्देशांक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो x y से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना भी जो करेंगे तो वो x से करेंगे, ठीक है। तो x y2 फिर y1 और x2, फिर यहाँ से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो क्या होगा x2 और y3, क्या होगा x2 और y3। फिर यदि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, फिर नीचे से ऊपर तो माइनस होगा, और y2 और x3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा बच्चा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी x3 y1, फिर नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो माइनस में y3 और x1, ठीक है। ये इस तरह से आप यदि कर लेते हैं तो इतना भी यदि याद कर लेते हैं, या तो फिर इसको करो या फिर इसको, हमें तो ज़्यादातर बेहतर ये लगता है, अच्छा ठीक है। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप वैल्यू रख लेते हैं तो बस क्रॉस करते जाओ, वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये आपका क्षेत्रफल निकल के रेडी हो जाएगा। तो बच्चा आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे जानेंगे कि ये इसका वैल्यू सेम ही होगा, तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार का ये डिजिट रख करके चेक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डिजिट रख करके चेक करते हैं कि वैल्यू देखेंगे आपका बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। मान के चलो कि ये निर्देशांक परिणाम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि इसका निर्देशांक 2 और 4 है, ठीक है। इसका निर्देशांक 3 और 4 है, इसका निर्देशांक 6 और 8 है, ठीक है। ऐसा निर्देशांक दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मेट बैठाते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में फार्मूला बैठाते हैं, देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हाफ इस जगह लिख लेते हैं। तो x1 वाला टर्म क्या है, यहाँ 2 है, क्या है 2 लिख दिए। फिर कहता है क्या x1 ये है y2 माइनस y3, तो y2 तो आपका यहाँ है बच्चा y2 4 और माइनस में क्या y3 तो 8, तो 4 माइनस 8 हो गया। फिर प्लस क्या x2 देखो तो यहाँ पर ये वाला x2 तो यानी 3 हो गया, और
फिर क्या कहता है वाई थ्री माइनस वाई वन, थ्री देख लो यहाँ पर, वाई थ्री क्या है 8, 8 और माइनस क्या वाई वन यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। फिर कहता है प्लस एक्स थ्री की जगह क्या है 6 है बच्चा, तो 6 और वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन की जगह पर क्या है 4 और वाई टू की जगह पर क्या है तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ का देख लो क्षेत्रफल क्या निकलेगा आपका, तो इस जगह है लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये तो हाफ हो गया। यहाँ देखो तो 4 में से 8 गया तो -4 गुना 2 तो -8, और फिर यहाँ देखो 8 में से 4 गया 4 और 4 गुना 3 कितना बचा तो 12, और यहाँ पर 0 हो गया, ये हो गया 0। कहने मतलब क्या आ गया यहाँ पर 12 में से फिर 8 गया तो क्या बचा 4 और हाफ बट इंटू 4 इक्वल टू कितना आया 2 इकाई आ गया। यहाँ पर पहले भी बता रखे हैं बच्चा कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ नहीं होगा, पर ये इकाई होगा, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल आपका माइनस में आ जाए तो वहाँ पर हम नीचे उसको डिनोट करेंगे प्लस में ही उसका आंसर, ठीक है। कभी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ऐसे कभी भी आ सकता है कि जोड़ने घटाने पर माइनस आएगा, पर उसको आंसर लेंगे हम लोग प्लस में, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे इस पर बैठाएंगे, ठीक है। अब इस पर बैठाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम कहाँ बैठाएँ, चलो हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। इस जगह, तो इस जगह बैठाते हैं, ठीक है। तो आपका x1 x2 x3 ये वाला टर्म पे बैठाते हैं, तो x1 क्या है आपका तो 2 है, 2 x2 कितना है आपका 3 है, और x2 हो गया, और x3 कितना है 6 है। फिर एक बार x1 को रिपीट किए तो ये 2 हो गया। फिर क्या कहता है कि y1 y1 का वैल्यू कितना है 4, फिर क्या कहता है y2 का वैल्यू कितना है तो 4, फिर क्या कहता है y3 का वैल्यू कितना है आपका 8 है, फिर इसको रिपीट है यहाँ पर y1, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ है तो हाफ लगा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे पहले ऊपर से नीचे आएंगे, तो 4 4 2 जा 8 ये प्लस में, फिर ये क्या 4 3 का 12 ये माइनस में, फिर ये कि देखो यह प्लस हो गया, फिर यहाँ का प्लस होगा 8 3 का 24 ये 24 प्लस में, फिर यहाँ से चलेगा 6 चौके 24 ये माइनस में होगा बच्चा, ये माइनस हो गया। फिर क्या कहता है कि 8 दूनी 16, और ये वाला टर्म नीचे आएगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा 6 चौके 24 फिर प्लस में, फिर 8 दूनी 16 ये माइनस में, ठीक है। हो गया यहाँ पे। आप देख लो 24 प्लस 24 माइनस, पहले तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है, हाफ आपके पास क्या बचा है 8 प्लस में क्या 24, फिर माइनस में 12 और माइनस में 16, यही बचा है। तो 8 4 12 और ये हो गया 32, ये हो गया 6 2 8 और 1 1 2 यानी -28, यानी कहने का मतलब हो गया आपका हाफ 32 माइनस 28, तो क्या हो गया बच्चा हाफ इंटू में क्या 32 में से 28 गया तो 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी आपका 2 इकाई निकला और यहाँ भी आपका 2 इकाई निकला। इस प्रकार से आपका ये वाला भी फॉर्मेट सही है, ये वाला भी आप सवाल फार्मूला लगा सकते हैं और ये वाला भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे और अपने कॉपी पर बेखूबी इसको उतार लें ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं कभी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो हम लोग चलते हैं अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चतुर्भुज का पहले आप लोग क्षेत्रफल कैसे बेस से बताता है बच्चा, जानते हो कि त्रिभुज उसका 2 त्रिभुज बनाओ लो, चतुर्भुज में से डायगोनल डाल करके, और उसका क्या करता है कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर दोनों जोड़ दो। पर वैसे अब हम करने नहीं सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे बच्चा, बस एक ही बार में आप वो भी निकाल पाओगे, ठीक है। बस जो मैंने ये प्रूव करके दिखाया, तो हो सकता है ऐसे प्रूव करने में बच्चा आपको वीडियो लंबी लग जाएगा, तो हम नेक्स्ट सवाल में बताएंगे उसको, पर अब फार्मूला आप लिख लो, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास कोई आयत या चतुर्भुज दिया, ठीक है। ये आपको आयत या चतुर्भुज दिया, कोई भी दे दे रखा आपको, ये इसका बोलेगा कि निर्देशांक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। तो मान के चलो ये x1 y1 दे रखा है आपको, ठीक है। ये x2 y2 है आपका निर्देशांक, ठीक है। और ये x3 y3 है, और ये है आपका x4 और y4 है, ठीक है।
y4, इस प्रकार निर्देशांक है। तो पहले क्या होता था कि सवाल कैसे होता जानते हो कि हो सकता है कि आपको ये इधर वाले सब विकर्ण निकालने बोल दे या फिर इधर वाला कोई एक सब विकर्ण से बोलेगा इसे निकालो बच्चे, फिर ये दो त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इतना निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो। तो अब लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग छोड़ देते हैं। मान के चलो ये हम विकर्ण को नहीं निकालेंगे, ठीक है, एक विकर्ण निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको जोड़ो, तो हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं हाफ, इसमें कितनी भुजा है, कितने निर्देशांक, 4 निर्देशांक है, तो x1 x2 x3 और x4, फिर x1 को रिपीट करेंगे, किसको करेंगे, x1 को, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, y1 y2 y3 y4 और ये y1, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं बच्चे। तो बीच में बच्चे आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे जुड़ पाएंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को करने के लिए भी वो लोग भी सफल हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हाफ हो गया आपका फार्मूला से, थैंक यू गया क्या बच्चा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, x से स्टार्ट करेंगे, x1 इंटू y2, x1 इंटू y2, फिर नीचे से जाएंगे y1 माइनस y2 में, ये होगा माइनस में, नीचे वैसे ऊपर जाएंगे तो माइनस में, तो y1 और x2, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे आएंगे प्लस में, तो थोड़ा सा इसमें इंक लगता है बच्चा कि लगेगा तुरंत तो बच्चे आप लोग बीच में तब तक चैनल को भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है, और समझेंगे यहाँ से, ठीक है, हो गया। तो आपका बच्चा ये क्या है, ये हो गया आपका माइनस का टर्म, ठीक है। यहाँ से चलते हैं हम लोग प्लस पे, ठीक है। अच्छा चलो फिर से लिख देते हैं, इसको दिख नहीं रहा किसी बच्चे को, ये आपका हो गया हाफ, ये x1 y2 और माइनस में इस जगह नीचे से ऊपर y1 और x2, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे आएंगे x2, ये प्लस में होगा बच्चा, x2 y3, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में y2 और x3, फिर ऊपर से नीचे आएंगे बच्चा प्लस में x3 y4, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस में y3 इंटू x4, ठीक है, ये उधर हो गया। फिर नीचे से ऊपर आएंगे बच्चा, ऊपर से नीचे, ओ इधर नहीं हटा लगता क्या, तो x4 और इंटू में क्या, x4 इंटू में y1 माइनस में किधर से नीचे जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, तो y4 इंटू में क्या, x1, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया चतुर्भुज का निकालने का, ठीक है, कितना आसान है। तो सीधे से इसको बैठाओगे तो x1 y2 प्लस में रहेगा, ये नीचे से फिर ऊपर जाएगा x1 और y1 x2 माइनस में, फिर ऊपर से नीचे आएंगे y2 इंटू x2 इंटू y3 प्लस में, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो y2 इंटू x3, फिर ऊपर से नीचे आएंगे x3 इंटू y4 और यहाँ से फिर चलेंगे बच्चे हम लोग नीचे से y3 इंटू x4, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये वाला टर्म, तो x4 इंटू y1 प्लस में, फिर नीचे से ऊपर चलेंगे हम लोग तो क्या होगा y4 इंटू x1। इस प्रकार से आपका चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कोई डिजिट रहेगा तो वो आसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला को नोट करेंगे। मान के चलो हम छोटे से एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं आपको, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज है या फिर वर्ग है, मान के चलो इसका आपका यहाँ पर हो गया 2 2, यहाँ इसका निर्देशांक है 1 3, इसका निर्देशांक है -2 -3, इसका निर्देशांक है -2 और 2, ठीक है। इस प्रकार का निर्देशांक दे रखा है आपको, बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या सोचोगे आप लोग, ये बहुत समय लगेगा, ये कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछा लेता है बच्चा, इस प्रकार ये के एग्जाम होगा, इस प्रकार के सवाल होंगे, ठीक है।
तो सोचेंगे क्या कि आप लोग यहाँ पर दो त्रिभुज निकालना पड़ेगा, लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, और वैसा कुछ करना नहीं है। बस हम लोग जस्ट बैठाएंगे इसको, क्षेत्रफल में से हाफ लिखेंगे। तो क्या फार्मूला x1 x2 जस्ट बैठाते हैं ऐसे, बस कॉलम बैठाएंगे और फटाफट लिख देंगे। चलो इसको बैठा ही देते हैं, ठीक है। x1 लेटर नंबर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, x2 तो x3 क्या है -2 है, और x4 क्या है तो -2 है, फिर x1 क्या है तो 2 है। फिर क्या कहता है y1 से यहाँ शुरू करेंगे 2, फिर y2 क्या है तो 3, फिर क्या है y3 क्या है आपका -3 है, और y4 क्या है आपका 2 है, फिर y1 क्या है आपका 2 है। यहाँ पर बैठा दिए, बस इसको निकाल लो। तो बड़ा चीज़ तो है नहीं ये। जो ऊपर से नीचे गुना करो, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे से गुना करो तो माइनस में 2 में का 2, फिर नीचे से करो ऊपर से नीचे करो तो 1 × 3 तो प्लस होता है, तो प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस हो गया 3, फिर 3 दूनी 6, किस में माइनस में, एक माइनस इसका फार्मूला तो माइनस माइनस ये प्लस ये 6, फिर कहता है ऊपर से नीचे गुना करो इसको, 2 दूनी 4 ये माइनस में रहेगा क्योंकि इसका फंक्शन क्या था प्लस का, ऊपर से नीचे का, फिर ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस में, अब प्लस इंटू माइनस क्योंकि इसका भी तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो माइनस में, तो इसे माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस हो गया, तो 3 दूनी 6। फिर कहता है ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस का 4, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से माइनस में हो गया ये क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रह गया, और ये रहेगा ये ऊपर से नीचे तो माइनस का साइन फार्मूला सा या 2 दूनी 4, ये हो गया 4 माइनस में, ठीक है। आप देख लो कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं यहाँ पर। तो माइनस का टर्म कितना हो गया -4 -6, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 3, 18 3 कितना हो गया 21, 21 2 23, 23 हो गया आपका माइनस में, ठीक है। 23 हो गया माइनस में, प्लस में कितना बचा तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 तो 12 हो गया आपका प्लस में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू में देख लो, यहाँ पर इंटू क्या है 23 में से 12 चला गया, 2 में से 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस में 11 बचा, तो क्या हो गया यहाँ पर -11/2। इस प्रकार से लिखेंगे 11/2 इकाई आपका क्षेत्रफल निकला। इकाई 11/2 वर्ग इकाई क्या निकला, क्षेत्रफल जब भी होगा तो यहाँ पर वर्ग इकाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी तो नहीं निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 11/2 आपका वर्ग इकाई निकल गया, ठीक है। यहाँ पर कोई हम दो त्रिभुज का निकाले, कुछ नहीं निकाले, बस आपका ये क्षेत्रफल निकल के रेडी हो गया। इस प्रकार से बच्चे आप लोग यहाँ क्या होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है निर्देशांक ज्यामिति में से। पर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये बच्चे क्या होता है कि आप लोग का सिलेबस में 10th में से क्या है कि न्यू टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगेगा, पर जब सवाल किया जाएगा, सवाल बनाया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग भी ये पूरा ईजी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वो पूरा आसान तरीके से मैंने आपको सवाल का क्षेत्रफल निकालने का बहुत आसान तरीके से बता दिया है। आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चा, ये वीडियो लंबी हो जाएंगी, इस कारण से आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पर बात नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट में जाते जाते फिर बोलेंगे बच्चे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।